दो लो, दोहरी तुलना, ये युहाव तो हद से ज्यादा क्रूर है। चैप्टर 76 फ्री वेब नॉवल। बीबी डान के शब्दों ने सबकी कल्पनाओं को जगा दिया। आखिर समानांतर दुनिया में युहाव मूल समय और स्थान में युहाव से बिल्कुल अलग था। उकसाए जाने पर वह बेरहम बदला ले सकता है। समानांतर समय अवधि में ड्यूक्स मैंशन में उसके द्वारा मारे गए अनेक लोग इस बात का प्रमाण हैं। इस समय चैटरूम में कई लोगों के मन में जिज्ञासा का ज्वार उमड़ आया। अगर समानांतर लोक से आया युहाव दाई ह्यूबिन से मिल जाए तो क्या होगा? युहाव तेजी से मंच पर गए और अपनी टीम के लिए पर्ची निकाली। दाई ह्यूबिन को देखने के बाद वे बेहद परेशान थे। इसके बाद अकादमी द्वारा आयोजित व्यवस्था के अनुसार सेमीफाइनल्स और फाइनल्स शुरू हुए। दोनों मैचों में प्रतिद्वंदी बेहद मजबूत थे। हालांकि युहाव की टीम की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। वैंग डांग और सियो दोनों ही असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। टीम लड़ाइयों में युहाव की प्रतिभाएं चमक उठीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युहाव और वैंग डांग ने सफलतापूर्वक अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को अनलॉक कर लिया था। उनका मार्शल सोल फ्यूजन 100% परिपूर्ण परफेक्ट फ्यूजन था। उन्होंने दाई ह्यूबिन और जू लू के मार्शल सोल फ्यूजन स्किल हेल व्हाइट टाइगर का आसानी से मुकाबला किया। अंततः युहाव और उनके साथियों ने फ्रेशमैन कंपटीशन में जीत हासिल की। जिंग हॉन्चन ने चैट रूम में कहा, लगता है युहाव परिपक्व हो रहा है। खासकर टीम की लड़ाइयों में उसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बढ़ गई है। वह पूरी टीम का कौ है, चाहे वो स्पिरिचुअल डिटेक्शन प्रदान करना हो या वास्तविक समय में निर्देश देना। डू बूसी ने कहा, श्रेक अकादमी के वरिष्ठ नेताओं को वास्तव में युहाव के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि युहाव के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि श्रेक अकादमी ने शुरुआत में उसे नजरअंदाज कर दिया था। यान शोजे ने डू वाइलून से पूछा, आपने युहाव को को डिसाइपल के रूप में स्थान क्यों नहीं दिया? डू वाइलून ने बेबसी से आह भरी, डीन, मेरा इरादा युहाव को मौका देने का था, लेकिन एल्डर शैन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सी गॉड पवेलियन के बुजुर्गों के बीच अजीब खामोशी छा गई। चैंपियनशिप जीतने के बाद फ्रेशमैन के सभी छात्र श्रेक अकेडमी स्क्वायर के सामने एकत्रित हुए। डू वाइलून ने घोषणा करना शुरू किया, इस वर्ष के नए छात्रों की गुणवत्ता पिछले वर्षों से कहीं बेहतर है। अकादमी ने कुछ छात्रों को विशेष रूप से आउटर कोर्ट के को डिसाइपल्स बनने के लिए अनुमोदित किया है। डू वाइलून ने सूची पढ़ना शुरू किया। जिन छात्रों को डिसाइपल के रूप में चुना गया है वे हैं वैंग डान, सियो, दाई ह्यूबिन, जू लू, जो सिचिन, काओ जिंगस्यूंग, लैन सूसू, लैन लुओलू, निंगटियन और वू फंग। इन सभी छात्रों को श्रेक अकेडमी आउटर कोर्ट के को डिसाइपल बनने पर बधाई। क्या आप अगले अध्याय की ओर बढ़ना चाहेंगे? डोलो डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 77 फ्री वेब नॉवल। जब डू वाइलून ने को डिसाइपल्स का जिक्र किया तो युहाव, वैंग डांग और सियो सभी बेहद उत्साहित हो गए। आखिरकार ये तो को डिसाइपल्स के लिए निर्धारित कोटा था। हालांकि डू वाइलून ने को डिसाइपल्स की भूमिका स्पष्ट नहीं की थी, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि आउटर कोर्ट के को डिसाइपल्स को अकेडमी से अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं। इसलिए युहाव, वैंग डांग और सियो सभी इसके लिए उत्सुक थे। जब डू वाइलून ने नाम पढ़े तो उन्होंने तुरंत वैंग डांग और सियो के नाम घोषित किए, जिससे दोनों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। हालांकि उनकी खुशी जल्द ही फीकी पड़ गई और उनके चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फिर भी उन्होंने डू वाइलून को युहाव का नाम पढ़ते नहीं सुना। वैंग डांग और सियो को ये बेहद अन्यायपूर्ण लगा। अपनी टीम के कप्तान होने के नाते उन्हें को डिसाइपल कोटा मिलना तो स्वाभाविक था, लेकिन युहाव को क्यों नहीं? उन्हें उम्मीद थी कि अंत से पहले उन्हें युहाव का नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो निराशा उन पर छा गई। उसी क्षण युहाव भी स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कुछ खोखला हो गया हो, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। जिस दिन से उसने श्रेक अकेडमी में प्रवेश किया, उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा दिल लगा दिया और लगन से काम किया। जब दूसरे आराम करते थे वह अभ्यास करता था, और जब दूसरे आलस करते थे वह और भी अधिक अभ्यास करता था। प्रथम वर्ष के मूल्यांकन के बाद उसने अपने साथियों के साथ कड़ी मेहनत की और अंततः प्रथम वर्ष के छात्रों में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। लेकिन उनके नाम का उल्लेख को डिसाइपल्स की सूची में क्यों नहीं था? क्यों? युहाव ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अंधकार सुलग रहा था, जिसे कुछ ही लोग समझ सकते थे।
बचपन से जमा हुआ अंधकार दाई ह्यूबिन को देखते ही बाहर आ गया, लेकिन उसने उसे तर्क से दबा रखा था। इस क्षण उसे लगा कि वह अब इसे और नहीं रोक सकता। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? आखिरकार उसे समझ आ गया कि डू वाइलून ने घोषणा के दौरान ह्यू युहाव की टीम का नाम क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वे हमेशा उसे नीचा समझते थे। इस क्षण ह्यू युहाव का हृदय अपार दुख से घिर गया। फिर भी उसने अपनी परिस्थितियों को पहचान लिया था। उसे टांग्या के माध्यम से श्रेक अकेडमी में प्रवेश मिल गया था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अकेडमी की मान्यता प्राप्त करने में असफल होना अब ये दर्शाता था कि उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की थी। उसने आगे और भी अधिक प्रयास करने का संकल्प लिया और अगली बार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। इसी बीच दोनों लोगों के बीच की खाई में सोल मास्टर समूह अपनी हताशा को और अधिक नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि वे अक्सर ह्यू युहाव की आलोचना करते रहे थे, लेकिन इसकी मुख्य वजह समानांतर दुनिया के ह्यू युहाव और मूल समयरेखा के ह्यू युहाव के बीच तुलना करना था। तुलना न करने पर भी ह्यू युहाव एक अत्यंत प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में उभरे। ह्यू युहाव के अथक प्रयासों और प्रभावशाली क्षमताओं को देखकर सोल मास्टर्स अब कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। वे चैट रूम में अपनी राय व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे नहीं, क्या श्रेक अकेडमी पागल है? उन्होंने उसे को डिसाइपल के रूप में क्यों नहीं चुना? मुझे उनकी सोच समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही, ये लड़का को डिसाइपल बनने का हकदार है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने असाधारण मेहनत की है और उसकी क्षमताएं पर्याप्त से कहीं अधिक हैं। श्रेक अकेडमी उसे क्यों नहीं चुन रही है? सबके मन में संदेह पैदा हो गया, क्योंकि उनका मानना था कि ह्यू युहाव वास्तव में उस स्थान का हकदार था। श्रेक अकेडमी के डीन के रूप में यान शोजे को एक बार फिर ज़ूंगजी की स्थिति को संभालने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने चैट रूम में कहा, इस मामले में श्रेक अकेडमी में हमसे कुछ गलत निर्णय हुए थे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप हमारे दृष्टिकोण को समझेंगे। आखिरकार आप अभी एक ईश्वर के नजरिए से देख रहे हैं। आपके दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि ह्यू युहाव उत्कृष्ट है और अथक परिश्रम करते हैं। लेकिन हमारी अकेडमी में जब हमने अतीत में युहाव का आकलन किया था, तो हमारे पास केवल कुछ ही अवलोकन उपलब्ध थे। इसके अलावा चूंकि युहाव की स्पिरिट स्किल्स काफ़ी अनूठी हैं, खासकर इसलिए कि उसकी पहली स्पिरिट रिंग 10 ईयर स्पिरिट रिंग से मिलती जुलती थी, इसलिए हम लापरवाह हो गए और निर्णय लेने में गलती कर बैठे। अब अगर आप उस स्थिति को सीधे देख रहे होते, तो क्या आप उस समय युहाव की उत्कृष्टता को देख पाते? मुझे लगता है कि यह काफ़ी मुश्किल होता। ये सुनकर सोल मास्टर्स गहन चिंतन में विलीन हो गए। कुछ लोग इस बात से सहमत होने लगे कि यान शोजे की बात में दम था। हालांकि पास ही खड़े डूबूसी ने इस बात से पुरजोर असहमति जताई। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, अपने बचाव के लिए शब्दों को घुमाना बंद करो। साफ शब्दों में कहूं तो इसकी वजह यह है कि श्रेक अकेडमी में आप लोगों में विवेक की कमी है। अगर ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे संप्रदाय में होता, तो मैं उसे किसी खजाने की तरह संभालता। आप अपनी श्रेक अकेडमी में ऐसी स्वाभाविक प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं। आप इस तरह के मेहनती और कुशल छात्रों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये तो सचमुच एक अन्याय है। उसने यान शोजे का बेरहमी से मजाक उड़ाया। ये सुनकर यान शोजे ने पलटवार न करने का विकल्प चुना। उसका इरादा श्रेक अकेडमी की थोड़ी बहुत सफाई करने का था। उन्होंने स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद के परिणाम उनके नियंत्रण से बाहर थे। अफसोस, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आश्चर्य है कि मूल समयरेखा में ह्यू युहाव का क्या हुआ होगा। इसके बाद तो उन्हें काफी दुख होना चाहिए। शायद वह अपने दुख और गुस्से को प्रेरणा में बदल देगा और अधिक मेहनत से प्रशिक्षण लेगा और उन्हें दिखाएगा कि वह क्या करने में सक्षम है। काश अगर समानांतर दुनिया से ह्यू युहाव यहाँ होता, तो उसे इस तरह के अपमान को सहन नहीं करना पड़ता। सोल मास्टर्स ने और अधिक चर्चा में भाग लिया। उन्होंने उत्सुकता से स्क्रीन पर अपनी निगाहें वापस टिका दी, ये देखने के लिए कि मूल समयरेखा से ह्यू युहाव कैसे जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मूल समय और स्थान का दृश्य इस बिंदु पर समाप्त हो रहा था। जैसे जैसे स्क्रीन धुंधली होती गई, मूल समयरेखा को दर्शाने वाले दृश्य काफी धुंधले होते गए। फिर सामने वाली स्क्रीन जो समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की कहानी दिखा रही थी, धीरे धीरे फिर से रोशन हो गई। इसके बाद समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव की कहानी का सिलसिला जारी रहेगा। कृपया धैर्यपूर्वक देखें। वह अजीब आवाज एक बार फिर गूंजी। फिर स्क्रीन पर स्पष्ट छवियां दोबारा दिखाई देने लगी। डुअल कंपैरिजन।
दिस यू हैव इज टू क्रूर, चैप्टर 78 फ्री वेब नॉवल। बेशक, जब समानांतर दुनिया के दृश्यों को प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन फिर से चलने लगी, तो लोगों के बीच के अंतराल में मौजूद सोल मास्टर्स शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। सच कहें तो उन्हें लगा कि इन घटनाओं के पीछे छिपी रहस्यमय हस्ती में कुछ हद तक अमानवीय हास्यबोध था। ये किरदार बेहद परेशान करने वाला था। चाहे समानांतर दुनिया दिखाई जाए या असल दुनिया, हर बार जब वे उत्साहित होते, दृश्य अचानक ही रुक जाते थे। ये सोल मास्टर्स इस प्राणी की विचित्र रुचियों को लेकर असमंजस में थे। हालांकि उनमें से कई लोग अब भी समानांतर दुनिया में युहाव के विकास को देखना पसंद करते थे। इसलिए जब समानांतर दुनिया को दर्शाने वाली स्क्रीन दोबारा रोशन हुई, तो उन्होंने अपना ध्यान वापस समानांतर दुनिया की ओर मोड़ दिया और युहाव के अनुभवों को देखने के लिए उत्सुक हो गए। समानांतर दुनिया में युहाव का जीवन कहीं बेहतर प्रतीत होता था। वह मूल समरेखा में अपने समकक्ष की तरह बोझिल नहीं था। म्यूजिन की क्लासरूम में शामिल होने के बाद उन्होंने म्यूजिन द्वारा दिए गए ज्ञान को लगन से आत्मसात किया, जिससे उनका सैद्धांतिक आधार समृद्ध हुआ। इसके अलावा उनके स्व अध्ययन में भी कोई कमी नहीं आई। क्लासरूम के समय के अलावा युहाव प्रतिदिन पुस्तकालय में काफी समय बिताते थे। वह अध्ययन और सारांश करना जारी रखता था। हालांकि केवल 1 या 2 महीने ही बीते थे, लेकिन युहाव द्वारा अर्जित ज्ञान का स्तर पहले की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। खास बात यह है कि युहाव अपनी मां को भी श्रेक सिटी में रहने के लिए ले आया था। श्रेक सिटी में आवास की ऊंची कीमतों को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्नातक होने तक उसे स्थायी निवास की आवश्यकता नहीं होगी, युहाव ने घर न खरीदने का विकल्प चुना। इसके बजाय उन्होंने एक उपयुक्त स्थान किराए पर लेने का विकल्प चुना। परिणामस्वरूप युहाव पर वित्तीय बोझ बहुत अधिक नहीं था। बाद में वैंग डान को युहाव ने अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। इसका मुख्य कारण ये था कि युहाव वैंग डान के साथ अभ्यास करना चाहता था। आखिरकार उन दोनों में मार्शल सोल्स का एक आदर्श मिश्रण था, जिससे उनका एक साथ प्रशिक्षण अकेले अभ्यास करने की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी था। युहाव जैसे कार्यकुशल व्यक्ति के लिए वैंग डान के साथ काम करने के तरीके खोजना आवश्यक था। इस प्रकार घर चुनते समय युहाव और वैंग डान के बीच एक सहमति बनी। वे एक बड़ा घर चुनेंगे जिसका किराया वैंग डान वहन करेगा। इस व्यवस्था से उन्हें एक साथ स्कूल जाने और घर लौटने की सुविधा मिली, जिससे वे अपनी इच्छानुसार अभ्यास कर सके, जो पारस्परिक रूप से लाभकारी था। शुरू में वैंग डान को युहाव का प्रस्ताव सुनकर थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि शादी से पहले किसी के साथ रहना उसे असहज लग रहा था। हालांकि वैंग डान युहाव से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए जब उसने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया तो उसने स्वीकार कर लिया। वैंग डान भी काफी उदार थीं। हालांकि उन्होंने शुरू में किराए को 3 हिस्सों में बांटने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका 2/3 हिस्सा खुद देने का फैसला किया। दूसरे शब्दों में, उन्हें युहाव के हिस्से की ज्यादा चिंता नहीं थी। कुछ समय साथ रहने के बाद वैंग डान ने जल्द ही अपनी असली पहचान उजागर कर दी। घर लौटने पर वह वापस अपने स्त्री रूप में बदल गई। अब छिपने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि युहाव उसकी असली पहचान पहले ही जान चुका था। इसका नतीजा ये हुआ कि युहाव इतनी प्रसन्न हुई कि उसकी मुस्कान रोकी नहीं रही थी। वह वैंग डान को जितना देखती, उतना ही स्नेह उसके मन में उमड़ता। वह उसे बहू की तरह मानती और प्रतिदिन उसकी देखभाल करती। युहाव को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। उनके विचार में वह और वैंग डान एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे और भविष्य में वह उन्हीं के साथ रहेंगी। यही कारण था कि उन्होंने वैंग डान को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया था। स्वाभाविक रूप से वैंग डान ने ये सब देखा। वह बहुत खुश थी, लेकिन शर्म के मारे उसने अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखा। फिर भी युहाव और वैंग डान दोनों अपने रिश्ते की प्रकृति को समझते थे। इसी बीच दोनों लोगों के बीच के अंतराल में इस दृश्य को देख रहे सोल मास्टर्स पूरी तरह से अचंभित रह गए। शैलियों में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जहां मूल समरेखा का युहाव अभी भी श्रेक अकेडमी में कठिनाइयों का सामना कर रहा था, वहीं समानांतर दुनिया का युहाव पहले ही श्रेक सिटी में बस चुका था। इसके अलावा वो वैंग डान को अपने माता पिता से मिलवा रहा था, जिससे प्रभावी रूप से उनके रिश्ते की पुष्टि हो रही थी। ये देखकर युहाव को ईर्ष्या होने लगी। समानांतर दुनिया में मैं तो अद्भुत हूँ, उनकी तुलना में मैं खुद को बहुत ही अपर्याप्त महसूस करता हूँ। युहाव ने झुंझलाहट में आह भरी। वैंग डान शर्माते हुए बोली, मैं समानांतर दुनिया में इतनी बेबाक कैसे हो सकती हूँ?
अब जब हम साथ रह रहे हैं तो मुझे अपनी सास से मिलना पड़ेगा। ये तो बहुत शर्मनाक है। सीओ ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे नाटक बंद करो। तुम दावा करते हो कि समानांतर दुनिया में तुम बेरोक टोक हो, लेकिन खुद को देखो। तुम्हारा मुंह किसी लंबी दूरी के सोल गाइडेंस डिवाइस से भी ज्यादा मुश्किल से काबू में आता है। तुम अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पाते हो। लगता है आप काफी ईर्ष्यालु हैं। ये सुनकर वैंग डान का चेहरा और भी लाल हो गया। फिर भी उसे अपनी ईर्ष्या स्वीकार करनी पड़ी। अगर उसे समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव के साथ ऐसा जीवन जीने का मौका मिलता तो यह निश्चित रूप से श्रेक अकेडमी में बिताए समय से कहीं अधिक रोमांचक होता। अफसोस की बात है कि यहाँ ह्यूओ युहाव का अभिनय थोड़ा ज्यादा ही नीरस था। दूसरी ओर सीओ वू को ये दृश्य देखकर बहुत खुशी हुई। खैर, लगता है मेरे ससुराल वाले काफी अच्छे हैं। वे मेरी बेटी के प्रति बहुत विचारशील और ध्यान देने वाले हैं, मुझसे भी ज्यादा। हाँ, अगर मेरी बेटी की शादी इस परिवार में होती है तो उसकी अच्छी देखभाल की जाएगी। इससे मुझे तसल्ली मिलती है। अपनी बेटी को ह्यूओ युहाव को पसंद करते और उसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली देखकर वह खुद से बात करने से खुद को रोक नहीं पाई। सीओ वू की एकमात्र चिंता सास और बहू के बीच के संबंधों को लेकर थी। हालांकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चिंता का कोई कारण नहीं था। स्वाभाविक रूप से इस बात का एहसास होने पर वह बहुत खुश हुई। वहीं टैंग सन की सोच बिल्कुल अलग थी। वह लगातार चिढ़ता जा रहा था। ये पूरी घटना उनके इरादों के बिल्कुल विपरीत घटित हुई। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी ह्यूओ युहाव को नियंत्रित करेगी और बदले में वह अपनी बेटी को नियंत्रित करेगा, जिससे ह्यूओ युहाव पर उसका नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन हालात चिंताजनक मोड़ ले चुके थे। ये सब उल्टा कैसे हो गया? उसकी बेटी को ह्यूओ युहाव के हाथों बह जाने का खतरा था। Dual comparison. This Yuhav is too cruel. Chapter 79, Parallel Huo Yao's new self-created soul skill, Octane Blast, free web novel. Parallel Huo Yuhav का नया स्वनिर्मित सोल स्किल, Octane Blast. अध्याय 79, Parallel Huo Yuhav की नई स्वनिर्मित सोल स्किल, Octane Blast. ये सोचकर टैंग सन को और भी असहजता महसूस होने लगी। हालांकि जब सीओ वू ने उसकी ओर देखा तो वह अपनी असहजता व्यक्त नहीं कर सका। इसलिए उसने सीओ वू के लिए केवल अनिच्छा से मुस्कुरा दिया। लेकिन वह मुस्कान बनावटी थी, जिससे वह बेहद अटपटी और अस्वाभाविक लग रही थी। सीओ वू ने टिप्पणी की, भाई सन, आपकी मुस्कान कितनी भद्दी है। लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आखिरकार आपकी बेटी को कोई दूसरा आदमी ले जाने वाला है। आमतौर पर पिता इस बात से थोड़ा दुखी होते हैं। टैंग सन केवल चुपचाप देखती रह गई। सीओ वू से निपटने के बाद उसने राहत की सांस ली। जल्द ही वह और अधिक संयम नहीं रख सका और मन ही मन बड़बड़ाया, ओह, ये सब उस शापित वस्तु की वजह से है। किस देवता ने वह चीज छोड़ी? इसने तो मेरी बेटी के शरीर में छोड़ी गई दिव्य चेतना को भी नष्ट कर दिया। अब मैं अपनी बेटी को संभाल नहीं सकता। अगर वे ज्यादा उत्साहित हो गई और कुछ लापरवाह हरकत कर बैठी तो क्या होगा? कितनी बड़ी मुसीबत है। टैंग सन ने हताशा से अपना सिर खुजाया। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि समानांतर दुनिया में उसका हमशक्ल उचित प्रतिक्रिया देगा। इस समय स्क्रीन पर ह्यूओ युहाव, वैंग डोंग और ह्यूओ युआ रात्रि भोज कर रहे हैं। अब जबकि वैंग डोंग ह्यूओ युहाव और ह्यूओ युआ के साथ रहने आ गया है, ह्यूओ युआ स्वाभाविक रूप से तीनों भोजन की जिम्मेदारी संभालती है। ह्यूओ युहाव और वैंग डोंग दिन के छात्र हैं, जो दिन में कक्षाओं में भाग लेते हैं और बाद में घर लौट जाते हैं। बेशक ह्यूओ युहाव और अधिक सीखना चाहता है, इसलिए वह अक्सर घर पर पढ़ने के लिए पुस्तकालय से किताबें उधार लेता है। वह आधी रात के बाद ही वैंग डोंग के साथ अभ्यास करने के लिए समय निकालता है। इस तरह वह न केवल अपने सिद्धांत में सुधार करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उसका व्यवहार पीछे न रह जाए। इसके परिणामस्वरूप ह्यूओ युहाव की समग्र शक्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। इस समय ह्यूओ युहाव और वैंग डोंग ने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। इसके बाद वे सभी अपने अपने काम करने के लिए अपने अपने कमरों में लौट गए, जबकि ह्यूओ युआ ने बर्तन धोने और कपड़े धोने में मदद की। रात के लगभग 11 बजे वैंग डोंग ने पहल करते हुए ह्यूओ युहाव के कमरे में तकिया और रजाई लाई। वह इस व्यवस्था की पूरी तरह आदी हो चुकी थी। आखिरकार महीने के अंत में उन्हें अपनी मार्शल सोल्स को एकीकृत करना था, इसलिए अभ्यास से थक जाने पर अपने कमरे में लौटने की बजाय बिस्तर पर लेट जाना ही आसान था। हालांकि ह्यूओ युहाव के कमरे में प्रवेश करने से ठीक पहले उसने संयोगवश ह्यूओ युआ को बाथरूम जाते हुए देखा।
ह्यू युआ ने विनम्रता से याद दिलाते हुए कहा, तुम दोनों ज्यादा देर तक मत जागना, कल तुम्हारी क्लास है, जल्दी आराम करना याद रखना। वैंग डॉनर केवल सहमति जता सकी, उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि वह समझती थी कि ह्यू युआ का इरादा अच्छा था, फिर भी उसे हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। ह्यू युहाव के कमरे में घुसते ही वह ह्यू युआ के साथ अपने पिछले व्यवहार की तुलना में उसके प्रति कहीं अधिक सहज लग रही थी। उसने तकिया ह्यू युहाव के बिस्तर पर फेंक दिया और कहा, जल्दी करो, चलो अभ्यास शुरू करते हैं। लेकिन इस बार उसने देखा कि ह्यू युहाव बिल्कुल भी नहीं हिली थी। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, मानो वह किसी विशेष अवस्था में प्रवेश कर गया हो। वैंग डॉनर ने तुरंत अपनी ऊर्जा कम कर ली। जोर से बोलने के बजाय वह ध्यान से ह्यू युहाव को देखने लगी। क्या इस आदमी को फिर से कोई ज्ञान उदय हुआ? कितना भयानक आदमी है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उसे क्या एहसास हुआ होगा। वैंग डॉनर ने बगल से ह्यू युहाव को देखा और खुद से बड़बड़ाने लगी। उसने गौर किया कि जैसे जैसे ह्यू युहाव वहां बैठा रहा, उसके शरीर के भीतर सोल पावर का प्रवाह तेज होता जा रहा था। ह्यू युहाव के बारे में उसकी समझ के आधार पर यह अनुमान लगाना आसान था कि उसने इस बार अपने द्वारा निर्मित कौशल को पूरी तरह से निपुण कर लिया होगा। वह लगभग 1 घंटे तक कमरे में चुपचाप निगरानी करती रही। अंततः ह्यू युहाव उस रहस्यमय अवस्था से बाहर आ गया। वह बेहद खुश था और खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, हाँ, काम हो गया। वैंग डॉनर को थोड़ी झुंझलाहट हुई और उसने उसे शरारत से लात मार दी। हम्फ, तुम खुश हो, है ना? मैंने सारा समय तुम्हारी रक्षा करने में बिताया, इस चिंता में कि कहीं तुम पागल न हो जाओ। कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे। ह्यू युहाव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, धन्यवाद मिस डॉनर। वैंग डॉनर ने गर्व से नाक सिकुड़ी। अब ठीक है। फिर उसने उससे आग्रह किया, अब मुझे जल्दी बताओ, इस बार तुम्हें क्या एहसास हुआ? ह्यू युहाव मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपने कौशल को और भी विकसित कर लिया है। सोल पावर के संचार की गति पहले से कम 2 गुनी तेज है। वैंग डॉनर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। 2 बार, ये तो बहुत शक्तिशाली है। ह्यू युहाव के स्वयं द्वारा निर्मित कौशल पहले से ही असाधारण थे। अब जब गति दोगुनी हो गई थी, तो वैंग डॉनर को इस पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था। उसने कहा, युहाव, जल्दी करो, मुझे वह सिखाओ, मुझे वह चाहिए। बिना किसी संकोच के ह्यू युहाव ने तुरंत वैंग डॉनर को अपनी कला की नई विधि समझाई। ध्यान से सुनते हुए वैंग डॉनर ने ह्यू युहाव के निर्देशों का पालन किया। उसे नई तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसका सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के बाद उसने पाया कि यह कौशल वास्तव में पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी खुशी और बढ़ गई और वह खुलकर मुस्कुराई। ह्यू युहाव ने तुरंत स्पष्ट किया, दरअसल मैंने एक नई स्वनिर्मित सोल स्किल भी समझ ली है। हालांकि पिछला पेनेट्रेटिंग फिस्ट अभी भी इस्तेमाल करने योग्य है, मैंने हाल ही में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और महसूस किया है कि इसमें कुछ कमियां हैं। तो नए कौशल विकसित करने से पहले मैंने एक और स्वविकसित आत्मिक कौशल बनाया। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? वैंग डॉनर अविश्वास से देखती रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी प्रगति मुझसे बिल्कुल अलग स्तर पर है। रात के खाने के बाद इतने कम समय में तुम इतना कुछ कैसे हासिल कर लेती हो? ये सचमुच अविश्वसनीय है। ह्यू युहाव ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, बस मुझे बता दो कि तुम इसे देखना चाहते हो या नहीं। वैंग डॉनर ने उत्साह से उत्तर दिया, बिल्कुल, मुझे दिखाओ। ह्यू युहाव बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। ठीक है, तो ध्यान से देखो। मेरी नई चाल का नाम है ऑक्टेन ब्लास्ट। भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक निर्णायक चाल से वैंग डॉनर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसे लगा कि ह्यू युहाव की तकनीक उसकी दूसरी सोल स्किल से भी कहीं अधिक प्रभावशाली थी, जिससे वह क्षण भर के लिए अवाक रह गई। इसी बीच ह्यू युहाव के कमरे से आ रही अजीब आवाजें सुनकर ह्यू युआ ने बेबसी से अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लिए। सांस छोड़ते हुए उसने बुदबुदाते हुए कहा, युवा लोग बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं, उन्हें घर के बुजुर्गों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। कोई बात नहीं, उन्हें रहने दो, मैं बस अपने ईयरप्लग्स लगाऊंगा और सो जाऊंगा। डोलो डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 80 फ्री वेब नॉवल। बिल्कुल, ह्यू युहाव और वैंग डॉनर इस बात से अनजान थे कि अभ्यास के दौरान उनके द्वारा किया गया शोर बहुत तेज था, जिसके कारण ह्यू युआ को कुछ गलतफहमियां हो गईं। इस समय वे दोनों कमरे में अपने अभ्यास के अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे थे। ह्यू युहाव ने अपनी नवविकसित सोल स्किल ऑक्टेन ब्लास्ट का प्रदर्शन जारी रखा।
उन्होंने ऐसा आंशिक रूप से इसलिए किया क्योंकि वैंग डोंगर ने इसमें बहुत रुचि दिखाई थी, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह उनकी टिप्पणियों का उपयोग करके किसी भी कमी की पहचान करना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि उनके द्वारा विकसित नई चालों में कोई खामी तो नहीं है। इसलिए ह्यू युहाव ने इसे बहुत सावधानीपूर्वक प्रदर्शित किया। उसने एक मुक्का मारा, जिससे उसकी बांह पर तुरंत ही शक्तिशाली सोल पावर केंद्रित हो गई। उसने इस सोल पावर को 8 भागों में विभाजित किया, और जब उसने आक्रमण किया तो सोल पावर की 8 परतें एक दूसरे पर आरोपित हो गईं, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल उत्पन्न हुआ। यद्यपि उस समय ह्यू युहाव का मुक्का केवल हवा में ही लग रहा था, फिर भी शक्तिशाली सोल पावर का प्रवाह हुआ, जिससे एक तीखी गर्जना उत्पन्न हुई। वैंग डोंगर ने तुरंत यह आकलन किया कि स्वयं निर्मित इस सोल स्किल की शक्ति असाधारण थी। हालांकि उसे सीधे तौर पर चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी पैनी नज़र ने उसे यह समझने में मदद की कि यह वास्तव में उसकी दूसरी सोल स्किल से अधिक शक्तिशाली था। अपनी दूसरी सोल स्किल की शक्ति से इतनी अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह अंतर को समझ पाए। उस क्षण वह स्तब्ध रह गई। आंखें चौड़ी करके उसने ह्यू युहाव से कहा, युहाव, तुम्हारी स्वयं निर्मित सोल स्किल अद्भुत है। ये पेनिट्रेटिंग फिस्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ह्यू युहाव ने इस प्रशंसा पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ये स्वयं निर्मित सोल स्किल मेरे हालिया गहन शोध का परिणाम है। मैंने इसे पिछले पेनिट्रेटिंग फिस्ट कौशल के आधार पर बेहतर बनाया है, और साथ ही श्रेक अकेडमी की कुछ पुस्तकों से भी प्रेरणा ली है। वैंग डोंगर को उसकी प्रतिभा पर ईर्ष्या का अनुभव हुआ। अपनी लगन के बावजूद उसे ह्यू युहाव की असाधारण समझदारी की प्रशंसा करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान उसने काम में ढिलाई नहीं बरती थी, फिर भी उसने अपनी सीमाओं को पहचान लिया था। वैंग डोंगर स्वभाव से मेहनती नहीं थी। अतीत में वह अक्सर 3 दिन कड़ी मेहनत करती और 2 दिन आराम करती थी। वह हमेशा से ही काफ़ी आलसी रही थी, लेकिन ह्यू युहाव से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब वह आलसी नहीं रह सकती। एक ओर ह्यू युहाव ने उसे साथ में अभ्यास करने के लिए उत्सुकतापूर्वक आमंत्रित किया, दूसरी ओर वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। आखिरकार ह्यू युहाव उससे अधिक बलवान था और फिर भी लगन से काम करती थी। अगर वह इसी तरह लापरवाही करती रही तो क्या वह और भी पीछे नहीं रह जाएगी। परिणामस्वरूप वैंग डोंगर इस दौरान मेहनती हो गया था। हालांकि उसने ह्यू युहाव की क्षमताओं की गहराई का भी पता लगाया। उसी किताब और उतने ही समय में ह्यू युहाव ने उसे पढ़ना समाप्त कर दिया, जबकि वह नहीं पढ़ पाई थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि अंततः काम पूरा करने के बाद वैंग डोंगर को लगा कि उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ गया है, जबकि ह्यू युहाव को पहले ही अंतर्दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी और उसमें सुधार आ चुका था। वह उसकी प्रतिभा से ईर्ष्या करती थी। इस पर विचार करते हुए वैंग डोंगर ने असहाय होकर आह भरी, काश मैं भी तुम्हारी तरह बुद्धिमान होती। तुम कर सकते हो, बस आगे बढ़ते रहो। ह्यू युहाव ने मुस्कुराते हुए हौसला बढ़ाया। विषय बदलते हुए उसने वैंग डोंगर से पूछा, वैसे मेरी स्वयं निर्मित सोल स्किल्स के बारे में पढ़ने के बाद क्या आपको कुछ गलत लगा या कुछ अजीब लगा? ह्यू युहाव ने जिज्ञासावश पूछा। कुछ देर सोचने के बाद वैंग डोंगर ने जवाब दिया, हाँ, वाकई कुछ अजीब है। ह्यू युहाव की प्रतिक्रिया सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसे इस बात का डर नहीं था कि वह कोई गलती निकाल लेगी, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं वह कुछ गलत न देख पाए। आखिरकार उन्होंने अपने द्वारा निर्मित कौशल का खुलासा शेख ही बघारने के लिए नहीं, बल्कि कमियों को उजागर करने के लिए किया था। इसलिए जब वैंग डोंगर ने कुछ गड़बड़ होने का संकेत दिया तो वह तुरंत उत्सुक हो गया और उससे पूछा, ओह, क्या अजीब है? कृपया मुझे बताओ, डोंगर। वैंग डोंगर ने अपनी शंकाओं को खुलकर व्यक्त किया। उसके विचार में हालांकि ह्यू युहाव का ऑक्टेन ब्लास्ट शक्तिशाली था, सोल पावर को 8 भागों में विभाजित करना और उन्हें एक साथ छोड़ना उसके नियंत्रण को कमजोर करता प्रतीत होता था। इस पहलू में निश्चित रूप से सुधार किया जा सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये वाकई एक समस्या है, ह्यू युहाव ने स्वीकार किया। मैं बाद में इस पर और अध्ययन करूंगा। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनकी बात सुनी और उनके सुझावों की सराहना की। यद्यपि उसने एक शक्तिशाली सोल स्किल का निर्माण किया था, फिर भी उसने वैंग डोंगर की सलाह को महत्व देना चुना। ह्यू युहाव की खुलेपन को देखकर वैंग डोंगर ने अपने विचार एक एक करके व्यक्त किए। उसके बोलने के बाद ह्यू युहाव को फिर से प्रेरणा मिली। कृतज्ञता भरे भाव से उसने कहा, डोंगर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से ही मुझे लाभ हुआ है। वैंग डोंगर उनकी प्रशंसा से थोड़ी असहज हो गई। उन्होंने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया और जवाब दिया, नहीं, मैंने तो बस कुछ छोटे मोटे विचार साझा किए थे। अगर मैं होती तो ऐसी तकनीक नहीं बना पाती।
ह्यू युहाव मुस्कुराए, खुद को कम मत समझो, तुम बहुत काबिल हो। फिर उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अपनी स्वयं निर्मित सोल स्किल्स की कला सिखाऊं। ये बहुत सरल है। वैंग डॉनर की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। मुझे ये बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने आगे कहा। ह्यू युहाव ने हंसते हुए कहा, ये तो बस एक छोटी सी बात है। उन्होंने वैंग डॉनर को इस सोल स्किल को संचालित करने और उपयोग करने का तरीका सिखाना शुरू किया। बाद में उसने उसे खुद इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करने का निर्देश दिया। बेशक वैंग डॉनर ने शुरू में इसे पूरी तरह से सही ढंग से नहीं किया था, उसने कई गलतियां की। ह्यू युहाव ने यह महसूस करते हुए उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे कदम बढ़ाया। उसने पहले उसकी शारीरिक मुद्रा और उसकी शक्ति की गतिविधियों को ठीक किया, फिर सावधानीपूर्वक उसकी बाहों को निर्देशित किया, जिससे सोल पावर के प्रवाह के लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रदर्शित हो सके। वैंग डॉनर ने ध्यानपूर्वक उनके निर्देशों को सुना। हालांकि वह ह्यू युहाव की सहायता के लिए आभारी थी, लेकिन शारीरिक संपर्क ने उसे कुछ हद तक शर्म महसूस कराई। अनजाने में ही उसके कान धीरे धीरे लाल होने लगे। इसी बीच दोनों लोगों के बीच की खाई में सोल मास्टर्स के एक समूह ने इस दृश्य को देखा, जो पूरी तरह से विचलित थे। डोलो, डुअल कंपैरिजन, दस युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 71 फ्री वेब नॉवल। शानजी का जवाब सुनकर डूबूसी ने निर्दयता से जवाब दिया। बॉडी सेक्ट और श्रेक अकेडमी के बीच हमेशा से ही शत्रुता का रिश्ता रहा था। आखिरकार डूबूसी के भाई की हत्या म्यूएन ने की थी, जिससे श्रेक अकेडमी के प्रति उसकी नफरत और भी गहरी हो गई थी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर विचार करना आवश्यक था, डूबूसी द्वारा उल्लिखित ईवल ड्रैगन युंगसी। वह भी एक ट्विन सोल मास्टर थी जिसके पास बॉडी मार्शल सोल थी। उसकी दो मार्शल सोल्स में बॉडी मार्शल सोल फिंगर और ईवल ड्रैगन मार्शल सोल शामिल थीं। उस समय युंगसी को डोलो कॉन्टिनेंट पर एक दुर्लभ प्रतिभा माना जाता था। हालांकि उसकी मार्शल सोल ईवल फायर फीनिक्स से मिलती जुलती होने के कारण वह अक्सर अस्थिर और अनियंत्रित रहती थी, कभी कभी आपदाओं का कारण भी बनती थी। इसके बावजूद युंगसी स्वभाव से दयालु थी। अपनी मार्शल सोल की कमियों से अवगत होने के कारण उसने किसी भी प्रकार की दुर्भावना से बचने के लिए अपनी साधना भी त्याग दी थी। अंततः श्रेक अकेडमी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उस समय श्रेक अकेडमी ने एक नेक छवि बनाए रखी थी और ये दावा किया था कि युंगसी एक ईवल सोल मास्टर है। लेकिन डूबूसी को सच्चाई पता थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं युंगसी अपनी शारीरिक युद्ध शक्ति के कारण बॉडी सेक्ट में शामिल न हो जाए। डूबूसी ने उसी वर्ष उसे शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन उसने किसी को फिर से चोट न पहुंचाने की इच्छा से मना कर दिया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दूसरों को पीड़ा न पहुंचाने की कोशिश में वह खुद दूसरों के हाथों कष्ट सहेगी। इसीलिए डूबूसी ने युंगसी की कहानी को दिल से संजो कर रखा था। ईवल फायर फीनिक्स का मामला देखते ही उसे अतीत की यादें ताज़ा हो गईं। उसके भीतर क्रोध उमड़ पड़ा और उसने बिना किसी झिझक के शानजी से सवाल किए। ये सुनकर शानजी अवाक रह गया। सच कहें तो उसने उसी समय उसे मारने का फैसला कर लिया था। शानजी ने उसे श्रेक अकेडमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसने दूसरों की मदद करने के लिए अभ्यास न करने का बहाना बनाकर मना कर दिया था। शानजी को यकीन था कि वह उसे धोखा देगी। अगर वह उसे जाने देता तो वह निश्चित रूप से बॉडी सेक्ट में शामिल हो जाती। इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। अब उसका मामला मा शाओटाओ के मामले से मिलता जुलता था, जिससे शानजी को फिलहाल ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। लेकिन जहां शानजी को शब्द ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, वहीं यान शोजे को ठीक पता था कि क्या कहना है। आखिरकार वह शब्दों की वाद विवाद में माहिर था और उसने बोलना शुरू किया। बॉडी सेक्ट के गुरु का दावा भ्रामक है। यद्यपि ईवल ड्रैगन युंगसी और मेरे शिष्य मा शाओटाओ की परिस्थितियां समान प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन वे पूरी तरह से भिन्न हैं। ईवल ड्रैगन युंगसी ने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। दूसरी ओर मेरे शिष्य ने अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हालांकि ह्यू युहाव के साथ हुई घटना वाकई खतरनाक थी, लेकिन अंततः इसका अंत बिना किसी त्रासदी के हुआ। अगर मा शाओटाओ ने ह्यू युहाव की हत्या की होती तो हमारी प्रतिष्ठित श्रेक अकेडमी निष्पक्ष रूप से न्याय करती और उसे परिणामों से नहीं बचाती। लेकिन फिलहाल ह्यू युहाव सुरक्षित है, इसलिए उसकी स्थिति को अलग तरह से देखा जाना चाहिए। यान शोजे लगातार बोलता रहा, उसके शब्दों में उल्लेखनीय दोहरा मापदंड झलक रहा था। ये सुनकर डूबूसी का गुस्सा भड़क उठा और वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, बकवास। वह जानता था कि यान शोजे की वाकपटुता के कारण वह उसे शब्दों की लड़ाई में नहीं हरा सकता। इसलिए डूबूसी ने तुरंत कहा, न्याय जनता के दिलों में है। मेरा मानना है कि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, इस बारे में हर किसी ने अपना अपना निष्कर्ष निकाल लिया है। मैं आगे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह देता हूँ,
अगर एक दिन तुम्हारी शिष्या अनजाने में किसी निर्दोष को मार देती है क्योंकि वह ईवल फायर को वश में नहीं कर सकती, तो मैं बदला लूंगा। उसने घोषणा की। तुमने उस समय ईवल ड्रैगन युंगसी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। एक गहरी सांस लेते हुए वह चुप हो गया, जिससे यान शोर्जे और अन्य लोग भावहीन रह गए। वे ज्यादा कुछ कह नहीं सके। आखिरकार यान शोर्जे की बचाव क्षमता की यही सीमा थी। आगे बहस करने से डोलो कॉन्टिनेंट के अन्य सोल मास्टर्स के बीच मतभेद पैदा होने का खतरा था। जैसे जैसे वे स्क्रीन को देखते रहे, उस पर यह प्रदर्शित हुआ। मा शाओटाओ, युओ युहाव और वैंग डान के बेहोश होने के बाद 1 दर्जन से अधिक लोग आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़े और पलक झपकते ही तट पर पहुंच गए। अच्छी बात नहीं, आउटर कोर्टयार्ड के छात्र घायल हो गए हैं। नेता सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था जो समय के माध्यम से यात्रा करता हुआ प्रतीत होता था, और पलक झपकते ही युओ युहाव और वैंग डान के बगल में प्रकट हो गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, जिससे उन दोनों के शरीर हवा में तैरने लगे। सौभाग्य से वे केवल बेहोश हुए हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। टीचर ली, कृपया उनकी देखभाल करें। बूढ़े व्यक्ति ने पास ही में सफ़ेद कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को निर्देश दिया। टीचर ली तेजी से आगे बढ़ा, वैंग डांग और युओ युहाव को अपने कब्जे में लिया और अपनी मार्शल सोल क्षमता का उपयोग करके उनका इलाज किया। हमें शाओटाओ मिल गया। अन्य शिक्षकों ने जल्दी से चारों ओर खोजबीन की और अंततः मां शाओटाओ को पानी में ढूंढ निकाला और उसे सतह पर ले आए। बुजुर्ग व्यक्ति मां शाओटाओ के उपचार में सहायता करने के लिए जल्दी से उसके पास पहुंचा। पता चला कि वह एक हीलर सोल मास्टर थे, लेकिन पहले उन्होंने युओ युहाव और वैंग डांग की देखभाल करने में अनिच्छा दिखाई थी। अब उसने अपनी सोल पावर मां शाओटाओ में समाहित कर दी और ये देखकर राहत की सांस ली कि वह ठीक है। सौभाग्य से कोई गंभीर गलती नहीं हुई। ऐसा लगता है कि शाओटाओ ने कुछ चेतना बरकरार रखी। टीचर ली, इन दोनों छात्रों को वापस ले जाए और उन्हें निर्देश दीजिए कि वे जो कुछ भी उन्होंने पहले देखा है उसे भूल जाएं। अगर वे इसका खुलासा करेंगे तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बस उन्हें कुछ मुआवजा दे दीजिए। निर्देश देने के बाद उन्होंने अन्य शिक्षकों को निर्देश दिया, चलो जल्दी चलें। शाओटाओ को आराम की ज़रूरत है। उसे घर ले जाओ और उसके स्वस्थ होने के लिए कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन ढूंढो। इस प्रकार वे तुरंत तितर बितर हो गए। टीचर ली ने तुरंत बूढ़े व्यक्ति के आदेशों का पालन किया। उन्होंने पहले युओ युहाव और वैंग डान को उनके डॉर्मेट्री में वापस पहुंचाया, फिर अपनी सोल पावर का उपयोग करके उन्हें उनकी गहरी नींद से जबरदस्ती जगाया। युओ युहाव और वैंग डान दोनों ने नींद से भरी आंखों से अपनी आंखें खोलीं। वैंग डान सबसे पहले क्रोधित हुआ और चिल्लाकर बोला, आखिर अभी क्या हुआ? वह किस तरह का राक्षस था? टीचर ली ने शांत भाव से उत्तर दिया, अब आप दोनों ठीक हैं। कृपया अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए, अन्यथा आपको अकेडमी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये 2 वस्तुएं आपके लिए मुआवजे के तौर पर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों समझ गए होंगे। बोलते हुए उसने उनमें से प्रत्येक की ओर एक ग्रीन आइटम फेंकी। उन्होंने सहज रूप से अपने हाथ ऊपर उठाए और सामान पकड़ लिया। तभी सफ़ेद कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी वहां से चला गया। जाने से पहले उन्होंने एक आखिरी संदेश जोड़ा, क्लास में जाओ, लेकिन याद रखना कि अभी जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाना। डोलो, ड्यूल कंपैरिजन, द युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 72 फ्री वेब नॉवल। इस समय 2 लोगों के बीच के अंतराल में स्क्रीन पर दृश्य देखने के बाद सभी सोल मास्टर्स पूरी तरह से अचंभित रह गए। हालांकि उन्होंने मूल समय रेखा में युओ युहाव को कुछ हद तक काय समझा था, समानांतर समय रेखा में युओ युहाव की तुलना में उन्हें उससे घृणा थी, फिर भी वे सही और गलत में अंतर कर सकते थे। इस घटना में युओ युहाव और वैंग डांग दोनों पीड़ित थे, इसलिए तर्कसंगत रूप से श्रेक अकेडमी को उन्हें मुआवजा देना चाहिए और मां शाओटाओ को धमकियां देने के बजाय कड़ी सजा देनी चाहिए। क्या श्रेक अकेडमी की लापरवाही ही 2 आउटर अकेडमी के छात्रों से जुड़ी इस जानलेवा घटना का कारण नहीं थी? इस दृश्य को देखकर कई सोल मास्टर्स श्रेक अकेडमी के प्रति अपनी राय खो बैठे। श्रेक अकेडमी हमेशा ऐसे कपटपूर्ण हथकंडे क्यों अपनाती थी? डुबूसी ने बिना किसी झिझक के कहा, ये तो आपकी श्रेक अकेडमी की खासियत है। हमेशा की तरह दोहरा मापदंड। आपकी श्रेक अकेडमी में पढ़ने वाले बच्चे बड़े बदनसीब हैं। जिंग होंचन ने तुरंत दोहराया, बिल्कुल सही। हमारे प्रतिष्ठान में इस तरह की घटना कभी नहीं होगी। हालांकि शैन जी ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, बड़े बड़े दावे मत करो। तुम्हारी सन मून इंपीरियल अकेडमी भी बुरी हालत में है। युहाव ने मुझे पहले बताया था कि तुम्हारे शाही परिवार ने उसे पकड़ लिया है और उसे गुपचुप तरीके से फांसी देने की योजना बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अकेडमी भी कोई बेहतर है। जिंग होंचन घबरा गया, शैन जी, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। शैन जी ने व्यंग्य करते हुए कहा, बस पुष्टि कर दो कि ऐसा हुआ था या नहीं। जिंग होंचन ने क्रोधित होकर कहा, यह एक दुर्घटना थी। शैन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये हमारे लिए कोई संयोग नहीं था, और हमने युहाव को मुआवजा भी दिया। आपका क्या आपने उस समय उसे मुआवजा दिया था?
सफ़ेद वस्त्र पहने टीचर ली वहां से चले गए, जिससे ह्यो युहाव और वैंग डांग कुछ हद तक असहज महसूस करने लगे। हालांकि कहावत के अनुसार हर किसी को झुककर सम्मान दिखाना ही पड़ता है। श्रेक अकेडमी के छात्र होने के नाते उन्हें अकेडमी की व्यवस्थाओं का पालन करना ही था। आखिरकार बच्चों को फुसलाना आसान होता है। यद्यपि टीचर ली ने पहले ह्यो युहाव और वैंग डांग को डरा दिया था, फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ मुआवजा दिया। इसी क्षण ह्यो युहाव और वैंग डांग ने अपने हाथों में हरी वस्तुएं खोलीं। उनके चेहरे एक पल के लिए थम गए, फिर गहरी खुशी से भर गए। वाह, मैं अमीर हो गया, ये सोल असेंशन पिल है। वैंग डांग के उत्साह को देखकर ह्यो युहाव असमंजस में गोली को देखने लगा। उसने पूछा, ये सोल असेंशन पिल क्या है? क्या यह मिस्टीरियस वाटर पिल जैसी है? वैंग डांग ने उत्तर दिया, हाँ, दोनों एक ही श्रेणी के हैं। हालांकि मिस्टीरियस वाटर पिल अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह सार और मज्जा को शुद्ध करती है। लेकिन 30वें स्तर तक पहुंच चुके और मजबूत आधार वाले सोल मास्टर्स के लिए सोल असेंशन पिल अधिक उपयोगी है। इसलिए ये गोली बहुत अच्छी है। ह्यो युहाव को भी खुशी का एहसास हुआ। उसने और वैंग डांग ने एक एक गोली ली और जल्द ही उसका असर महसूस होने लगा। ये सब देखने के बाद विमानों के बीच की दूरी में शैन जी ने टिप्पणी की, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारी श्रेक अकेडमी द्वारा दिया गया मुआवजा सोल असेंशन पिल है, और दोनों बच्चे इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। जिंग होंचन ने जवाब दिया, क्या आपको यही नहीं करना चाहिए? अगर श्रेक अकेडमी की खराब निगरानी न होती तो क्या इसकी ज़रूरत ही पड़ती? शैन जी ने झल्लाकर कहा, तुमने अभी क्या कहा? जिंग होंचन के लगातार अपमानजनक व्यवहार से उसे क्रोध का ज्वार उमड़ा और वह डांटने ही वाला था कि यान शोजे ने सीधे हस्तक्षेप कर दिया। मास्टर शैन, मुझे इसे संभालने दीजिए। फिर यान शोजे ने चैट रूम में बोलना शुरू किया। यान शोजे, प्रेसिडेंट जिंग सही हैं। वास्तव में हमारी श्रेक अकेडमी को यही करना चाहिए। हालांकि इस घटना से हम देख सकते हैं कि हमारी श्रेक अकेडमी अपने छात्रों की सुरक्षा और मुआवजे को बहुत महत्व देती है। उदाहरण के लिए, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रबंधन में खामियां थीं, लेकिन कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। गलतियां होती हैं, लेकिन घटना के बाद सुधार कैसे किया जाए यह महत्वपूर्ण है। और इससे आपको श्रेक अकेडमी की ईमानदारी का पता चलता है। हमने छात्रों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए मुआवजे के तौर पर सीधे तौर पर सोल असेंशन पिल उपलब्ध कराए। ये सुनकर विभिन्न लोगों के बीच स्थित सोल मास्टर्स श्रेक अकेडमी के प्रति अपनी सद्भावना को कुछ हद तक पुनः प्राप्त करने लगे। उन्हें अचानक लगा कि श्रेक अकेडमी उतनी बुरी नहीं है जितनी सोची गई थी। जैसा कि यान शोजे ने अभी कहा, कोई भी दोषरहित नहीं होता, महत्वपूर्ण बात है गलतियों को सुधारना। इस मामले में श्रेक अकेडमी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्होंने श्रेक अकेडमी को माफ़ कर दिया। हालांकि इसी क्षण जिंग होंचन ने फिर से बोलना शुरू किया। वह यान शोजे के अवसरवादी घमंड से असंतुष्ट था। उसने सवाल किया, अभी अभी आपकी श्रेक अकेडमी द्वारा ह्यो युहाव और वैंग डांग को धमकाने के बारे में क्या? आप इसका क्या स्पष्टीकरण देंगे? यान शोजे ने उत्तर दिया, ये शाओटाओ की सुरक्षा के लिए था। आखिरकार उसकी मार्शल सोल ईवल 5 फीनिक्स है, जिसे अक्सर ईवल सोल मास्टर्स निशाना बनाते हैं। इसके अलावा आपको अभी स्क्रीन पर जो दृश्य देखना चाहिए था वह देखना चाहिए था। हमारी अकेडमी के शिक्षक ने टीचर ली से बस इतना कहा कि वे ह्यो युहाव और वैंग डांग को डराएं। अगर वे इस घटना को फैलाते भी तो भी हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हम ऐसी घटनाओं से बचना चाहते थे क्योंकि हमें अपनी अकेडमी के छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा की भी रक्षा करनी है। यान शोजे की वाक्पटुता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। इस समय उन्होंने जिंग होंचन के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। दूसरी ओर चैट रूम में यान शोजे के जवाबों से जिंग होंचन कुछ हद तक चिढ़ गया था। ये निराशाजनक था, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता था। जिंग होंचन को एहसास हो गया था कि वह इस बहस में जीत नहीं सकता। इसलिए उसने यान शोजे के साथ और अधिक उलझनों में पड़ने से बचने के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। इसी बीच शेष सोल मास्टर्स यान शोजे की बातों से पूरी तरह सहमत प्रतीत हुए। इस समय विभिन्न लोगों के बीच स्थित सोल मास्टर्स की भीड़ ने ज्ञानोदय की अनुभूति व्यक्त की। तो बात कुछ ऐसी है, ऐसा लगता है कि हमने पहले भी बेवजह श्रेक अकेडमी को दोषी ठहराया है। डोलो ड्यूल कंपैरिजन दस युहाव इज टू क्रूल चैप्टर 73 फ्री वेब नॉवल। इन टकरावों से जिंग होंचन समझ गया कि केवल बातचीत से वह यान शोजे को हरा नहीं पाएगा। इसलिए उसने कमियां ढूंढने का प्रयास छोड़ दिया। वह स्क्रीन को देखता रहा। इस समय स्क्रीन पर यह प्रदर्शित हो रहा था। सोल असेंशन पिल लेने के बाद ह्यो युहाव और वैंग डांग तुरंत क्लास में लौट आए। इसके बाद की अवधि में कोई विशेष आयोजन नहीं हुए। ह्यो युहाव ने श्रेक अकेडमी में लगन से पढ़ाई और अभ्यास किया। यद्यपि इस समय उनकी प्रतिभा अपेक्षाकृत कमज़ोर है, फिर भी वे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस समर्पण के परिणामस्वरूप उनकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है। जिंग होंचन ने टिप्पणी की, बुरा नहीं है।
हालांकि मूल समयरेखा में ह्यू युहाव की प्रतिभा उसके समानांतर रूप की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन कम से कम वह कड़ी मेहनत करना जानता है, इसलिए उसकी सुधार की गति सराहनीय है। डुबूसी ने सोचा, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अगर वह इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो मूल ह्यू युहाव आगे चलकर उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके लिए कुछ अवसर इंतजार कर रहे हों? डुबूसी ने अपने विचार व्यक्त किए। वह जानता था कि मूल समयरेखा में ह्यू युहाव असाधारण रूप से शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे वह असमंजस में पड़ गया था। यदि ह्यू युहाव अपनी वर्तमान विकास दर को बनाए रखता है तो वह कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा जिससे डुबूसी परिचित था। उसके बाद ह्यू युहाव का क्या हुआ? फिलहाल श्रेक अकेडमी में असली ह्यू युहाव को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, जिससे डुबूसी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वे ह्यू युहाव की क्षमता को कब पहचानना शुरू करेंगे। अफसोस, वह अभी भी बहुत कमज़ोर है, ह्यू युहाव ने मन ही मनाह भरी। अतीत में जब वह अपने समकक्ष से अपनी तुलना करता था तो शायद वह अपने लिए इतने उच्च मानदंड नहीं रखता था। वह अपने प्रयासों से संतुष्ट था, यह मानते हुए कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि इस तुलना के बाद ह्यू युहाव को एहसास हुआ कि उसने कड़ी मेहनत तो की थी, लेकिन उसने कुछ अप्रभावी तरीकों का इस्तेमाल किया था। असल में उसने बिना यह समझे अंधाधुंध अभ्यास किया था कि कौन सी तकनीकें उसके प्रशिक्षण को सर्वोत्तम बनाएंगी। उसके समानांतर स्वरूप ने उसे एक से अधिक बार सिखाया था कि प्रशिक्षण का एक बेहतर तरीका भी है। अब इन बातों पर विचार करने के बाद उसने अतीत में की गई अपनी गलतियों को पहचान लिया। परिणामस्वरूप ह्यू युहाव को और अधिक बदलाव लाने की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। इस मामले के निपटारे के बाद उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने समरूप समकक्ष से तकनीक और साधना विधियों का अध्ययन करने की योजना बनाई। इस बीच स्क्रीन पर समयरेखा फ्रेशमैन कॉम्पिटिशन के क्षण तक पहुंच गई। फ्रेशमैन कॉम्पिटिशन की पुष्टि होने के बाद ह्यू युहाव, वैंग डांग और सियो सियो को समूहों में विभाजित करके भाग लेने के लिए भेजा गया। ये तीनों टीमें अब काफ़ी मजबूत थीं और भाग लेने वाली टीमों के शीर्ष स्तर में गिनी जाती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ह्यू युहाव की आध्यात्मिक क्षमताएं, जैसे कि स्पिरिचुअल डिटेक्शन और स्पिरिचुअल शेयरिंग, उल्लेखनीय थीं। यद्यपि ये कौशल आमने सामने की लड़ाई में भी उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इनकी वास्तविक प्रभावशीलता टीम युद्धों में ही सामने आई। उन्होंने टीम को मूलतः गॉड्स पर्सपेक्टिव प्रदान किया। इसी वजह से ह्यू युहाव की क्षमताओं के प्रभाव में टीम के सभी सदस्य आसानी से हमलों से बच सकते थे और विरोधियों की कमजोरियों की पहचान कर सकते थे, जिससे उनकी युद्ध क्षमता दोगुनी हो जाती थी। इससे उन्हें शुरुआती कुछ मैचों में आसानी से जीत हासिल करने में मदद मिली, जिसका अंत 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल सेक्ट की युवती निंग टियन पर उनकी विजय के रूप में हुआ। निंग रोंग ने टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि यह मिलियन ईयर सोल रिंग वाकई बहुत शक्तिशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल टावर भी उसे हरा नहीं पाएगा। ऑस्कर ने जवाब दिया, आखिरकार यह मिलियन ईयर सोल रिंग है। निंगटियन की सोल रिंग तो केवल कुछ 100 साल पुरानी है, इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? निंग रोंग ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही। डुबूसी की आंखें फिर से चमक उठीं। इतने लंबे समय तक फिल्म देखने के बाद अब जाकर उसे पहली बार मूल समयरेखा के ह्यू युहाव का प्रभाव दिखाई दिया। डुबूसी ने एक बार फिर स्पिरिट आइज मार्शल सोल की शक्ति को पहचाना। डुबूसी ने टिप्पणी की, स्पिरिट आई को शीर्ष बॉडी मार्शल सोल में से एक माना जा सकता है। इस पर विचार करते हुए वह फिल्म को लेकर और भी उत्साहित हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह फ्रेशमैन कॉम्पिटिशन समानांतर ह्यू युहाव के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार अवसर था। उन्होंने अभी तक उससे कोई एक्शन नहीं देखा था। वैंग यान, जो शुरू में ह्यू युहाव के परीक्षा कक्ष में केवल एक रेफरी था, ने बॉडी मार्शल सोल्स पर अपने शोध के कारण ह्यू युहाव की मार्शल सोल की शक्ति को देखा। नतीजतन वैंग यान ने ह्यू युहाव के प्रदर्शन को देखा और महसूस किया कि उसे और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके बाद वह शानजी को ढूंढने और उसे साथ में खेल देखने के लिए आमंत्रित करने के लिए सी गॉड आइलैंड पहुंचा। हालांकि शानजी पहले तो अनिच्छुक था, लेकिन वैंग यान के आग्रह के बाद अंततः वह सहमत हो गया। अब शानजी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। वह वैंग यान के बगल में खड़ा होकर ह्यू युहाव और अन्य खिलाड़ियों के नए दौर के मैच देख रहा था। हमेशा की तरह ह्यू युहाव ने जीत हासिल करना जारी रखा। ह्यू युहाव की टीम को जीतते देखने के बाद वैंग यान ने उत्सुकता से शानजी से पूछा। उसका चेहरा उम्मीदों से भरा हुआ था। एल्डर शैन, आप क्या सोचते हैं? हालांकि शानजी की प्रतिक्रिया कुछ हद तक अप्रत्याशित थी। उसने बस ठंडे लहजे में अपना सिर हिलाया और वैंग यान से बात की। आप क्या सोचते हैं? सिर्फ ह्यू युहाव? मैं तो उन्हें औसत दर्जे का मानता हूँ। वह तो बस एक आलसी आदमी लगता है जो अपने 2 साथियों की वजह से ही इस मुकाम तक पहुँच पाया है। अपने दोनों साथियों के बिना मेरा मानना है कि वह बहुत पहले ही बाहर हो गया होता। उनकी तुलना में उनके साथी खिलाड़ी कहीं अधिक आशाजनक हैं। मुझे लगता है कि प्रशिक्षण के लायक वही हैं। कुछ विचार विमर्श के बाद शानजी ने अपना दृष्टिकोण साझा किया। स्पष्ट रूप से वह ह्यू युहाव को उच्च सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था।
उनकी नज़र में वैंग डांग और सियो युओ युहाव से कहीं ज़्यादा प्रशिक्षण के योग्य थे और उन्होंने यह बात बिना किसी झिझक के कही। विमानों के बीच के अंतराल में इस आदान प्रदान को देखने के बाद युओ युहाव कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कुछ दर्दनाक यादों को याद किया, विशेष रूप से उन समयों को जब अकेडमी ने उन्हें महत्व नहीं दिया। इस बात ने उन्हें एक से अधिक बार दुखी किया था, लेकिन डू बूसी चुप नहीं रह सकी। वह चैट रूम में ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाया। डू बूसी, ये तो स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है, सचमुच स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। शानजी, अगर तुम्हारी आंखें बेकार हैं तो दान कर दो। तुमने मुझसे कहा था कि स्पिरिट आई मार्शल सोल का अभ्यास करना व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो। डोलो, डुअल कंपैरिजन, दस यू हाव इज टू क्रूल, चैप्टर 74 फ्री वेब नॉवल। डू बूसी को श्रेक अकेडमी से कोई लगाव नहीं था और शानजी तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह इस बूढ़े आदमी को लंबे समय से जानता था और हर बार जब वे मिलते थे तो उसकी नापसंदगी और भी गहरी हो जाती थी। डू बूसी के लिए एल्डर शान जुबान लाओ श्रेक अकेडमी की हर बुराई का प्रतीक था। वह न केवल बदसूरत था बल्कि बेहद पाखंडी भी था। श्रेक अकेडमी के लोगों में परोपकार और नैतिकता का दिखावा करने की बुरी आदत थी। फिर भी ये ऊंचे मानदंड अक्सर दूसरों पर लागू होते थे, न कि खुद पर। शानजी इस व्यवहार का एक प्रमुख उदाहरण था और इसीलिए डू बूसी को उससे हमेशा से ही तीव्र घृणा थी। उस समय स्क्रीन पर उस बूढ़े व्यक्ति को आत्म प्रशंसा करते और असाधारण रूप से शक्तिशाली मार्शल सोल स्पिरिट आई का अपमान करते देख डू बूसी क्रोधित हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे चैट रूम में शानजी को फटकार लगाए। सार्वजनिक रूप से अपमानित होने पर क्रोधित हुए शानजी ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, डू बूसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? तुम तो पहले ही मर चुके हो। डू बूसी ने तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया, तुम्हें अपमानित करने में क्या बुराई है? मैं तुम्हें अपमानित करता रहूंगा। तुम अंधे बूढ़े मूर्ख, इतनी असाधारण क्षमता को तुम तुच्छ समझते हो, भला कौन क्रोधित नहीं होगा? ऐसा कहने के बाद डू बूसी ने युओ युहाव को फिर से टैग किया। डू बूसी एट युओ युहाव, युहाव, अब तुम्हें समझ आया कि श्रेक अकेडमी तुम्हें किस नज़र से देखती है। उन्हें शरीर और आत्मा के पोषण के बारे में कुछ नहीं पता, वरना वे हमारे बॉडी सेक्ट में शामिल हो जाते। ये सुनकर युओ युहाव थोड़ा असमंजस में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि श्रेक अकेडमी ने उसके शरीर और मार्शल सोल के विकास में ज़्यादा मदद नहीं की थी, लेकिन वह इतना चंचल स्वभाव का नहीं था। श्रेक अकेडमी में दाखिला लेने के बाद से उसका इरादा तब तक इसे छोड़ने का नहीं था जब तक कि कोई असहनीय परिस्थिति न आ जाए। हालांकि डू बूसी की टिप्पणियों में कुछ सच्चाई प्रतीत होती थी, लेकिन युओ युहाव ने जवाब दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं श्रेक अकेडमी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कृपया मेरी स्थिति को समझें। ये सुनकर डू बूसी चुप हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने बॉडी सेक्ट को आगे बढ़ाया। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है आप सब ने इसे देखा होगा। श्रेक अकेडमी कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट है, लेकिन बॉडी मार्शल सोल्स के बारे में इसकी समझ काफ़ी सीमित है। साफ शब्दों में कहूँ तो हमारे बॉडी सेक्ट में कुछ वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला कोई भी शिष्य श्रेक अकेडमी के शिष्यों की तुलना में बॉडी मार्शल सोल्स को बेहतर समझता है। इस घटना के बाद यदि आप में से कोई भी ऐसे मित्रों को जानता है जिनके पास बॉडी मार्शल सोल्स हैं और जो अपनी शक्ति में सुधार करना चाहते हैं, तो उन्हें हमारे बॉडी सेक्ट में भेजें। बॉडी मार्शल सोल्स वाले कई सोल मास्टर्स इस जानकारी से बेहद प्रभावित हुए। हालांकि कई लोगों ने पहले श्रेक अकेडमी को अपनी पहली पसंद माना था, लेकिन अब वे बॉडी सेक्ट की ओर झुक रहे थे, जो बेहतर संभावनाएं प्रदान करता प्रतीत होता था। शानजी और अन्य लोगों ने निराशा में दांत पीस लिए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि मौजूदा स्थिति में चुप रहना ही सबसे अच्छा है। उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया और डू बूसी को प्रमोशन जारी रखने की अनुमति दे दी। स्क्रीन पर तस्वीर फिर से दिखने लगी। उस दिन के खेल समाप्त होने के बाद युओ युहाव और वैंग डांग सीधे अपने डॉर्मेट्री लौट गए। हालांकि इस बार उन्होंने हमेशा की तरह तुरंत आराम नहीं किया। अपने पहले खेल में उनका सामना दो बहनों लैन लुओलो और लैन सूसू से हुआ था, जिनके पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मार्शल सोल फ्यूजन स्किल था जिसने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार इस समय युओ युहाव और वैंग डांग को ईर्ष्या का हल्का सा एहसास हुआ। वैंग डांग ने युओ युहाव से कहा, क्यों न हम इसे आजमा कर देखें, शायद हम अपनी मार्शल सोल्स को आपस में मिला सकें। युओ युहाव हंसते हुए बोली, सपने मत देखो, ऐसा होना नामुमकिन है। मुझे गुरुजी की कही बात याद है, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल तभी संभव है जब दोनों पक्षों की मार्शल सोल्स अत्यधिक अनुकूल हों। ये बहुत दुर्लभ है। जब दो अनुकूल मार्शल सोल्स वाले लोग मिलते हैं तो वे सहज रूप से इसे महसूस कर लेते हैं। हम 3 महीने से साथ रह रहे हैं, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं? मैंने तो बिल्कुल नहीं। अजीब बात है। वैंग डांग उसकी बातों पर शर्मा गया। वैंग डांग ने जवाब दिया, दरअसल जब मैंने पहली बार आपकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन और स्पिरिचुअल शेयरिंग का अनुभव किया तो मुझे हमारी ऊर्जाओं में निकटता महसूस हुई।
मेरी सांसें अवरुद्ध होने का कारण मेरी अपनी एक अलग शक्ति है। जब हम करीब होते हैं तो आप मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? ह्यू युहाव ने तुरंत वैंग डांग को गले लगा लिया। वैंग डांग आश्चर्य से अकड़ गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीरों के भीतर की सोल पावर आपस में जुड़ने लगी है। साथ साथ अभ्यास करने से उनकी सोल पावर में काफ़ी वृद्धि हुई। इस एहसास से दोनों को अत्यधिक खुशी हुई और उन्होंने उत्साहपूर्वक अपना प्रशिक्षण जारी रखा। विमानों के बीच की दूरी में इस दृश्य को देखकर वैंग डोंगर के कान पूरी तरह लाल हो गए। हालांकि यह अतीत का क्षण था, लेकिन सार्वजनिक रूप से खुद को ह्यू युहाव को गले लगाते हुए देखकर वह बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। सियो सियो खुद को रोक नहीं पाए और उसे चिढ़ाते हुए बोली, डोंगर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इतना मज़ा करोगी। तब से तुम दोनों साथ में ट्रेनिंग और सो रही हो। देखो तो सही, स्क्रीन पर तुम दोनों कितनी सहज लग रही हो। टिल्ड वैंग डोंगर घबराकर झट से सियो सियो का मुंह ढकते हुए बोली, आह, बस करो, बस करो। सियो सियो दिल खोलकर हंसी और दोनों हंसी मजाक में नोकझोंक करने लगे। अन्य सोल मास्टर्स ने टिप्पणी किए बिना नहीं रह सके। अंततः ये आत्माएं मार्शल सोल फ्यूजन को समझ जाती हैं। इसे हासिल करना आसान नहीं है। हालांकि सच कहूं तो ये थोड़ा धीमा है। समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव ने स्कूल के पहले दिन से ही वैंग डांग की मार्शल सोल के साथ जुड़ना शुरू कर दिया था, इसलिए उनकी प्रगति यहाँ की तुलना में 3 महीने आगे है। सोल मास्टर्स की बातें जारी रहीं। ह्यू युहाव भी उनकी भावनाओं से सहमत थे। उन्होंने और वैंग डोंगर ने एक बार मार्शल सोल फ्यूजन पूरा कर लिया था, लेकिन उन्हें वह एक सुखद संयोग जैसा लगा था। अगर उसे ये संयोगवश न मिला होता तो उसे नहीं पता था कि उस सम्मेलन को दोबारा हासिल करने के लिए उसे कितना लंबा इंतजार करना पड़ता। हालांकि समानांतर दुनिया में रहने वाला ह्यू युहाव अलग था। उसने इसे स्वतंत्र रूप से खोजा था और तुरंत ही इसके महत्व और कार्य को समझ लिया था। इससे उसके और उसके समानांतर स्वरूप के बीच ज्ञान का बड़ा अंतर उजागर हुआ। अफसोस, ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा लगता है कि मुझे आगे और अधिक किताबें पढ़ने की जरूरत है। इस विचार के साथ ह्यू युहाव ने दृढ़ निश्चय किया और अपनी छोटी नोटबुक में एक नया नोट लिख लिया। दूसरी ओर इस दृश्य को देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कोई महत्वपूर्ण बात देखी हो। स्क्रीन पर जिस क्षण ह्यू युहाव और वैंग डांग अपनी मार्शल सोल्स को एकीकृत कर रहे थे, वैंग डांग के शरीर के भीतर की मुहर ढीली होती हुई प्रतीत हुई। फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि टैंग सन की डिवाइन कॉन्शियसनेस ह्यू युहाव के शरीर में प्रवेश कर गई। डोलो ड्यूल कंपैरिजन, दस युहाव इज टू क्रूल, चैप्टर 75 फ्री वेब नॉवल। ये जानकारी मिलने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने पूरी प्रक्रिया के दौरान गंभीर भाव बनाए रखा और स्क्रीन पर टकटकी लगाए रहे। वे जानना चाहते थे कि टैंग सन की डिवाइन कॉन्शियसनेस कब लौटेगी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि वह ह्यू युहाव के शरीर में प्रवेश क्यों करना चाहती है। इसलिए वे लगातार निगरानी करते रहे। दूसरी ओर टैंग सन भी गंभीर था। हालांकि उसकी गंभीरता गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की गंभीरता से बिल्कुल विपरीत थी। जहां गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस प्रक्रिया के दौरान टैंग सन के इरादों पर विचार कर रहा था, वहीं टैंग सन इस डर से ग्रस्त था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके असली इरादों को उजागर कर देगा। उसने गुप्त रूप से कई संदिग्ध गतिविधियों में भाग लिया था। पहले टैंग सन इन कार्यों को छिपाने में सक्षम था क्योंकि वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। इस प्रकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इसकी जानकारी नहीं थी और टैंग सन को राहत महसूस हुई। लेकिन इस बार इस घटिया स्क्रीन की मौजूदगी ने कई चीज़ों का पर्दाफाश कर दिया था। परिणामस्वरूप टैंग सन भयभीत था। उसे लगातार इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उसके कारनामे उजागर हो जाएंगे और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए भयंकर विपत्ति आ जाएगी। इसलिए यद्यपि टैंग सन ऊपर से गंभीर दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर से वह बेहद घबराया हुआ था। इस पूरी घटना के दौरान वह चुप रहा और अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुपचाप देखता रहा। उस क्षण गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। मानो अनंत काल तक प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने अंततः स्क्रीन पर टैंग सन की डिवाइन कॉन्शियसनेस को ह्यू युहाव के शरीर से निकलते हुए देखा। वे टैंग सन से पूछे बिना नहीं रह सके, सी गॉड, अगर मैंने जो देखा उसे गलत नहीं समझा है तो आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस काफ़ी समय से ह्यू युहाव के शरीर में थी, सही कहा ना? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे एक अच्छा स्पष्टीकरण देना होगा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने टैंग सन को गंभीरता से देखते हुए कहा। आसपास के अन्य देवताओं ने भी टैंग सन की ओर अपनी निगाहें घुमा लीं। सच कहें तो ये बात कई लोगों की नज़रों से नहीं बची थी, लेकिन वे टैंग सन को नाराज़ करने से हिचकिचा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे उत्सुक नहीं थे। इस प्रकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन द्वारा टैंग सन से जवाब मांगने के बाद वे सभी उस पर ध्यान केंद्रित करने लगे, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह क्या स्पष्टीकरण देगा। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद टैंग सन ने पूछा, क्या कुछ समझाने की जरूरत है? उसके और मेरी बेटी के बीच मार्शल सोल फ्यूजन है।
एक पिता के रूप में मुझे ये काफ़ी हैरान करने वाला लगता है। क्या मेरे लिए उसकी पूरी तरह से जांच करना उचित नहीं है? यह एक पिता का कर्तव्य है। टैंग सन ने बनावटी धार्मिकता का प्रदर्शन करते हुए घोषणा की। उनकी बातें सुनकर देवताओं को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने उनके तर्क को पुनर्तः वैध माना। हालांकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के माथे पर शिकन आ गई। टैंग सन के कथन की सत्यता को स्वीकार करते हुए भी उन्हें यह आभास होता रहा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था मानो टैंग सन से जुड़ी हर बात ह्यू युहाव से गहराई से जुड़ी हुई हो। बेशक ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का महज एक आभास था। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उनके पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसलिए कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने इस मामले में आगे न बढ़ने का फैसला किया। ये देखकर टैंग सन ने चैन की सांस ली। उसने स्थिति को चतुराई से संभालने के लिए खुद को भाग्यशाली समझा। इस बीच स्क्रीन पर इस समय ह्यू युहाव और वैंग डांग अभी जागे थे। जी हाँ, वे जाग गए थे, अभ्यास में लगे नहीं थे। पहले मार्शल सोल फ्यूजन ने उनकी बहुत अधिक ऊर्जा को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण ह्यू युहाव और वैंग डांग पिछली रात प्रशिक्षण के दौरान सो गए थे। तभी जब वे अपनी नींद से जागे तो उन्होंने खुद को एक दूसरे से लिपटे हुए पाया। ह्यू युहाव को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसने स्थिति को बिना किसी समस्या के स्वीकार कर लिया। हालांकि वैंग डांग जब जागी तो उसने पाया कि ह्यू युहाव उसे गले लगाए हुए है। उसके दिल में दहशत दौड़ गई, खासकर जब उसे एहसास हुआ कि वह उससे कसकर चिपकी हुई है और उसका हाथ उसकी पीठ पर टिका हुआ है। वैंग डांग खुद को रोक नहीं पाए। क्रोध में आकर उसने ह्यू युहाव को बिस्तर से धक्का देकर गिरा दिया। ह्यू युहाव ने हैरानी से कहा, आउच, तुम क्या कर रहे हो? वैंग डांग घबराकर तुरंत माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। यह अवचेतन प्रतिक्रिया थी। ह्यू युहाव ने बेबसी से उसकी ओर आंखें घुमाईं। इसके बाद दोनों उठे, हाथ मुंह धोया और नाश्ते के लिए जल्दी से कैफेटेरिया गए, फिर रिपोर्टिंग करने के लिए प्रतियोगिता स्थल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने जल्द ही अपने अंतिम साथी सीओ को ढूंढ लिया। अब ह्यू युहाव और उसके दो साथी इस फ्रेशमैन कॉम्पिटिशन में शीर्ष 4 में पहुंच गए थे। वे पहले ही कई दौरों में जीत हासिल कर चुके थे और कई विरोधियों को हरा चुके थे। फ्रेशमैन कॉम्पिटिशन चैंपियनशिप तक पहुंचने के लिए उन्हें केवल 2 और जीत की आवश्यकता थी। यदि वे सफल हो जाते तो अकादमी न केवल उन्हें भरपूर पुरस्कार देती, बल्कि उन्हें मार्शल सोल डिपार्टमेंट के को डिसाइपल्स के रूप में भी चुना जा सकता था। उत्साह से भरे हुए ह्यू युहाव, वैंग डांग और सीओ प्रतियोगिता स्थल की ओर जा रहे थे। इसके बाद वे अपने अंतिम प्रतिद्वंदी का निर्धारण करने के लिए लॉटरी निकालेंगे। ह्यू युहाव ने इलाके का जायजा लेते हुए एक बहुत ही परिचित आकृति को देखा। 5वीं कक्षा के छात्र द ह्यूअबिन की टीम ने लॉटरी निकाली। एक लंबा लड़का सबसे पहले आगे आया। उसने लॉटरी की बाल्टी में हाथ डाला, एक नंबर निकाला और पीछे हट गया। उस पल ह्यू युहाव का चेहरा पीला पड़ गया। एक पल के लिए द ह्यूअबिन को देखकर और किसी को उसका नाम पुकारते हुए सुनकर ह्यू युहाव के मन में पहचान की एक लहर दौड़ गई। वह द ह्यूअबिन को कैसे भूल सकता था? आखिर ये वही ह्यू युहाव था जो मूल कालक्रम में था, जिसकी मां को द ह्यूअबिन और डचेस ने मार डाला था। इसके अलावा उसके बाद के वर्षों में ड्यूक्स मैंशन में उन्होंने उसे खूब सताया था। ह्यू युहाव उन्हें राख में तब्दील होने पर भी पहचान सकता था। अब जब उसने द ह्यूअबिन को एक बार फिर देखा तो ह्यू युहाव की सारी पुरानी शिकायतें फिर से ताज़ा हो गईं। उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा, जिससे वह अपनी भावनाओं के बोझ तले सीधा खड़ा रहने के लिए संघर्ष करने लगा। फिर भी उसने हमला करने से परहेज किया। वह केवल अपने भीतर उमड़ रही हत्या की मंशा को दबा सकता था। विमानों के बीच के अंतराल में चैट रूम में सभी लोग इस दृश्य को देख रहे थे। कियान रैंक्स्यू ने आह भरी, हाय, इस बेचारे बच्चे पर कितना तरस आता है। दुश्मन उसके ठीक सामने खड़ा है, फिर भी वह बदला नहीं ले सकता, और तो और वह इस समय उसका सामना करने में भी सक्षम नहीं है। ये सचमुच बहुत दयनीय है। बीबी डांग ने जवाब दिया, कुछ नहीं किया जा सकता, वह अभी हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ चीजें इस तरह से घटित हो रही हैं तो समानांतर दुनिया में भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना? मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। समानांतर दुनिया से आया ह्यू युहाव जब प्रतियोगिता में द ह्यूअबिन से आमने सामने होगा तो क्या होगा? वह उस बच्चे को यूं ही नहीं मार डालेगा, है ना?